पुलिस उसे कत्ल कहती है। उसने मेरे खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी बना लिया है। अब क्या होगा? बेगमा की आंखों में खौफ था। मैं तेरे घर छुपने आया हूँ। मौलादाद तो मान जाएगा, पर चाचा से डर लगता है। वो मुझसे बहुत नाराज़ है। चाचा से भी ज़्यादा बेदी नाराज़ है। हमेशा तुझे बुरा भला कहती है। मेरा कितनी बार उससे झगड़ा हुआ। वो समझती है तूने ब्याह न करके उसकी बेइज्जती की है। तेरा जिक्र आता है तो उसका मुंह लाल हो जाता है। मैंने उससे ब्याह न करके बुरा किया। रहीमदाद ने गहरी सांस भरी। नूरा के लिए मैंने बेदी और चाचा को नाराज़ किया, पर वो मेरी न बन सकी। बेवफा और धोखेबाज निकली। बेगमा ने हैरत से आंखें फाड़कर इस्तफसार किया। क्या भाभी के पास गया था? हाँ, पहले मैं उसी के पास गया था। रहीमदाद ने बुझे हुए लहजे में कहा। वो जमालदीन के साथ रहती है। जब मैं जेल में था तभी से उसने जमालदीन से यारी लगा ली थी। तब तो वो पुलिस से तेरे खिलाफ मुखबरी कर सकती है। नहीं, मैं रात के अंधेरे में छुप कर उसके पास गया था। ना मैं उससे मिला न बात की। उसने मुझे देखा भी नहीं। अब वो कहाँ रहती है? अकालगढ़ में जमालदीन के साथ रहती है। रहीमदाद के लहजे में तलखी पैदा हो गई। उस कंजरी को पता चल गया तो मुझे पकड़वा देगी। वो चंद लम्हे खामोश रहा। तेरे घर के अलावा मुझे छुपने का कोई ठिकाना नज़र नहीं आता। छुपा छुपा फिरता हूँ। हर दम खतरा सर पर मंडलाता है। जब हर तरफ से मायूस हो गया तो तेरे पास आ गया। करीब के घर से रात के सन्नाटे में कोई रुक रुक कर खांसने लगा। बेगमा ने परेशान होकर कहा, लगता है चाचा जाग रहा है। वो इधर भी आ सकता है। तब तो मुझे चला जाना चाहिए। दारा ही के घर जाएगा ना? बेगमा ने दरियाफ्त किया। वो बताता था तू उसके घर में ठहरा है। हाँ, मैं उसी के घर में हूँ। वहाँ जाकर सो। मैं सवेरे मौलादाद से तेरे बारे में बात करूँगी। वो मेरा कहना नहीं टालेगा। अल्लाहदाद भी मान जाएगा। वो बुरा बंदा नहीं है। सिर्फ चाचा को मनाना पड़ेगा। बेदी है, वो तो कल अपने घर जा रही है। महीनों बाद आती है। मैं कल रात को आ जाऊँगा। नहीं, तेरा आना ठीक नहीं। बेगमा ने मना कर दिया। मैं मौलादाद को तेरे पास भेजूंगी। वैसे वो आजकल फसल की वाढ़ी की फिक्र में लगा है। वो वाढ़ी के लिए लावे लाने अल्लाहदाद के साथ चक 19 गया है। मैं दारा के घर में मौलादाद का इंतज़ार करूंगा। बेगमा खामोश रही। रहीमदाद आगे बढ़ा। बेगमा उसके साथ साथ चली। दोनों कमरे से निकलकर सहन में पहुँचे। बेगमा ने आगे बढ़कर कुंडी खोली, गर्दन बाहर निकालकर गली में झांका और रहीमदाद को बाहर जाने का इशारा किया। रहीमदाद गली में आ गया। उसने चौकन्ना नज़रों से इधर उधर नज़रें दौड़ाई और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। रात गहरी हो गई थी। गांव सुनसान था। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उभर रही थीं। रहीमदाद उस सिमत नहीं गया। गलियों से गुजरता हुआ खेतों की तरफ निकल गया, मगर दारा के पास जाने के बजाय उसके घर पहुंचा। कुंडी बाहर से लगी हुई थी। रहीमदाद अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और जंजीर चढ़ा दी। सवेरे दरवाजे पर आहट हुई। रहीमदाद की आँख खुल गई। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। दारा सामने खड़ा था। वो अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे की कुंडी लगाई। वो हैरत ज़दा और परेशान नज़र आ रहा था। उसने रहीमदाद से पूछा, रात तेरे पास कोई आया था? नहीं। रहीमदाद ने इनकार में गर्दन हिलाई। बाहर से दरवाजे की कुंडी कैसे खुल गई? मैं शाम को कुंडी चढ़ा कर गया था। मुझे साफ साफ बता। मैं रात बेगमा के घर गया था। बाहर से दरवाज़ा बंद था। मुझे दीवार फांद कर बाहर जाना पड़ा। तू दीवार भी फांद सकता है? दारा ने मुश्तबा नज़रों से देखा। रहीमदाद ने उसका शुबा दूर करने की गरज से वजाहत की। मैंने मंजी दीवार से लगाई, उस पर चढ़ा और बाहर कूद गया। वापसी पर मैं कुंडी खोलकर अंदर आया था। पर मुझसे ऐसी बातें क्यों पूछ रहा है? दारा ने इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए दरियाफ्त किया। बेगमा के घर गया था, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं, वो घर में अकेली थी। मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। ये तो बहुत ही ठीक हुआ। बेगमा ने तुझे मिलने से इनकार किया तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। दारा ने रहीमदाद के चेहरे का जायज़ा लिया। अब तेरा क्या इरादा है? मैं अभी यहीं ठहरूंगा।
रहीम दाद ने उसे आगाह किया, मौलादाद मेरे पास आएगा। मौलादाद तेरे पास आएगा? दारा के लहजे में ताज्जुब था। वो क्यों आ रहा है? तुझे उससे क्या लेना? वो लम्हे पर खामोश रहा। तेरे पास तो बेगमा को आना चाहिए, तुझे तो उसी से मिलना है। उसने शोखी से आंख मारी। तू मुझसे छुपा रहा है, पहले कुछ और ही गल की थी। तुझे अभी तक मेरे बारे में शुबा है? रहीम दाद ने उसे एक बार फिर मुतमईन करने की कोशिश की। मैंने तुझसे कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ ठीक ठीक बता दिया। तुझे मेरी बातों पर एतबार नहीं आता? अगर कोई ऐसी वैसी गल होती तो मौलादाद मेरे पास क्यों आता? अपने दिल से शुबा निकाल दे, तू ठीक ही कहता होगा। दारा ने मुतमईन होने के अंदाज में कहा, मैनू की लेना है, मुझे तो ये खुशी है तेरा काम बन गया। तू जो चाहता था वो हो गया। रहीम दाद खामोश रहा। दारा रोटी पकाने झलियानी में चला गया। दोनों ने नाश्ता किया। दारा रात भर का जागा हुआ था, नाश्ते से फारिग होते ही सो गया। रहीम दाद ने क्लेम के कागजात का बस्ता खोला, एक सादा कागज़ निकाला। चौधरी नूरिलाई मरहूम के दस्तखत सामने रखे और उनकी नकल बनाने की मशक करने लगा। फुर्सत के लम्हात में वो चौधरी नूरिलाई के जाली दस्तखत बनाने की कोशिश करता था। जब से नूरिलाई के क्लेम के दस्तावेज़ात उसके कब्ज़े में आई थी, वक्त काटने के लिए ये उसका महबूब मशगला बन गया था। दारा सहपहर को बेदार हुआ। उसने खाना भी नहीं खाया, मुंह हाथ धोकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। रहीमदाद से उसने कहा, तुझे रोटी खानी हो तो छेंके से उतार लेना, सवेरे की बची हुई रोटी उसमें रखी है। तुझे रोटी नहीं खानी? नहीं, मैं ज़मींदार की हवेली जाऊंगा, उसने मुझे बुलाया है, वहीं रोटी खा लूँगा। शाम को तो वापस आएगा ना? अब कल सवेरे ही तुझसे मिलना होगा। मुझे ज़मींदार के यहाँ कुछ काम करना है। हवेली से सीधा रखवाली के लिए खेतों की तरफ चला जाऊंगा। दारा ने तवक्कुफ़ किया। तुझे रात को तो यहाँ से जाना नहीं, जाएगा तो सवेरे ही जाएगा ना? रात को जाऊँ या सवेरे? रहीमदाद ने मुस्कुरा कर कहा, तुझे मिलकर ही जाऊँगा। दारा भी मुस्कुराया और घर से बाहर चला गया। रहीमदाद ने कुंडी लगाई, बस्ते से कागजात निकाले और एक बार फिर चौधरी नूरिलाई मरहूम के जाली दस्तखत बनाने की मशक करने लगा। दिन ढला, साए तवील हो गए। अप्रैल के साफ सुथरे नीले आसमान की रंगत धुंधली होती गई। रहीमदाद बार बार नजरें उठाकर दरवाजे की जानिब देखता। उसके कान आहट पर लगे थे। दिन ख़त्म हुआ, शाम नीचे उतरने लगी, मगर दरवाजे पर कोई आहट नहीं हुई। घर में अंधेरा फैल गया। रहीमदाद ने चिराग रोशन नहीं किया। रोशनी दूर से नजर आती थी जो साफ चुगली खाती थी कि घर में कोई मौजूद है। रहीमदाद ये जाहिर करना नहीं चाहता था। बेगमा से मिलने के बाद उसे खुशी हासिल थी, इत्मीनान मिला था, मगर साथ ही ख़तरा भी बढ़ गया था। वो हर ख़तरे से बचने के लिए पूरी एहतियात बरतना चाहता था। शाम तारीख हो गई, रात आ गई। रहीमदाद अंधेरे घर में खामोश बैठा रहा। यकायक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। रहीमदाद ने चौंक कर उस तरफ देखा, उठा और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर पहुंचा। आहट रुक रुक कर उभरती रही। उसने धीमे लहजे में पूछा, कौन है? कोई जवाब ना मिला। चंद लम्हे तक खामोशी रही। रहीमदाद ने पगड़ी खोली, चेहरा छुपाने के लिए ढाटा बांधा, जेब से चाकू निकाला, खोलकर हाथ में होशियारी से संभाला। कुंडी आहिस्ता से खोली और पूरी तरह चौकस होकर खड़ा हो गया। दरवाज़ा खुला मगर वो मौलादाद नहीं था। बेगमा दहलीज पर खड़ी थी। वो अंदर आ गई। रहीमदाद ने फिर कुंडी लगा दी। बेगमा ने घबराए हुए लहजे में कहा, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, तूने रोशनी भी नहीं की। ये बता, तू कैसे आ गई? मौलादाद क्यों नहीं आया? वो आज भी लावे लेने चक 19 गया है। पर तूने मुंह पर मुंडासा क्यों बांध रखा है? हाथ में चाकू भी दबा है। मुझे तो डर लग रहा है। तुझे क्या पता मुझे हर दम कितना होशियार रहना पड़ता है। वो मुस्कुराया और ढाटा खोलते हुए बोला, इथे मंजी पर बैठ जा। दोनों चारपाई के पास गए और टांगे लटका कर बैठ गए। बेगमा के हाथ में पोटली दबी थी। रहीमदाद ने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? तेरे लिए रोटी लाई हूँ।
اس نے پوٹلی کھول کر کھانا نکالا۔ تیز خوشبو ابھری۔ بیگمہ نے گرم گرم پراٹھے اور تلا ہوا مرغ رحیم داد کے آگے رکھ دیا۔ پیار بھرے لہجے میں بولی، پہلے روٹی کھا لے، بعد میں گل بات ہوگی۔ رحیم داد آلتی پالتی مار کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بھوکا بھی تھا، کئی روز بعد اتنا اچھا کھانا ملا تھا۔ پراٹھے کے لقمے توڑ توڑ کر جلدی جلدی کھانے لگا۔ بیگمہ ہنس کر بولی، بہت بھوکا لگتا ہے۔ رحیم داد نے مرغ کی ٹانگ سے گوشت نوچتے ہوئے کہا، پراٹھے بہت مزیدار ہیں، ککڑ بھی زوردار تلا ہے۔ اس نے گھڑے کی طرف اشارہ کیا، پینے کو پانی دے دے۔ بیگمہ اٹھی، اس نے پیالے میں پانی انڈیلا، پیالہ لا کر رحیم داد کو دیا۔ اس نے چند گھونٹ پیا اور پیالہ سامنے رکھ دیا۔ رحیم داد نے بیگمہ کی جانب دیکھا۔ وہ ذمہ داروں کی عورتوں کی طرح ریشمی قمیص اور شلوار پہنے ہوئی تھی۔ دوپٹہ بھی ریشمی تھا، بالوں میں خوشبودار تیل پڑا تھا، آنکھوں میں گہرا کاجل تھا۔ وہ غسل کر کے عمدہ لباس پہن کر آئی تھی۔ بیگمہ نے پوچھا، کیا دیکھ رہا ہے؟ تو نے بہت بناؤ سنگار کر رکھا ہے۔ تجھے کیا پتا میں رات سے کتنی خوش ہوں، یہ جان کر تو زندہ ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، بس کیا بتاؤں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میرا ایک ہی ویر ہے، تیرے سوا میرا اور کون ہے؟ میں نہ خوش ہوں گی تو کون ہوگا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ لے، تو نے تو رونا بھی شروع کر دیا۔ رحیم داد نے گفتگو کا رخ بدلا۔ یہ بتا، مولا داد کیوں نہیں آیا؟ میرے بارے میں اس سے بات کی تھی؟ نہیں، بیگمہ نے جواب دیا، تیرے بارے میں ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ سویرے وہ آیا تو اللہ داد بھی اس کے ساتھ تھا۔ اللہ داد کے سامنے تو ایسی بات کر نہیں سکتی تھی، بعد میں کر لیتی۔ دونوں ساتھ ساتھ آئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ چلے گئے۔ مولا داد دوپہر کو روٹی کھانے آیا تھا، پر تھوڑی دیر ٹھہرا، روٹی کھاتے ہی باہر چلا گیا۔ وہ اپنے پیو کے پاس گیا تھا۔ دن ڈھلے تک وہیں بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ سب فصلوں کی واڑھی کی تیاری میں لگے ہیں۔ کل سویرے نہیں تو پرسوں سے واڑھی شروع ہو جائے گی۔ اب زیادہ دیر نہیں کی جا سکتی، بیساکھی شروع ہو چکی ہے۔ ہر طرف فصلوں کی واڑھی ہو رہی ہے، جبھی تو واڑھی کرنے والے لاوے مل نہیں رہے۔ مولا اور اللہ داد اسی لیے تو روز روز لاووں کو بلانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ جب مولا داد روٹی کھانے آیا تھا تب تو وہ اکیلا تھا۔ میرے بارے میں بات چھیڑ کر تو دیکھی ہوتی؟ نہیں، ابھی نہیں، میں نے جان بوجھ کر اس سے کوئی بات نہیں کی۔ بیگمہ نے وضاحت کی، بیدی کو آج سویرے اپنے گھر والے کے پاس کوٹ بہادر جانا تھا، پر وہ گئی نہیں۔ جب تک وہ موجود ہے میں تیرے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ مجھے بیدی سے ڈر لگتا ہے۔ تجھے پتہ نہیں وہ کتنی کمینی اور چنڈال ہے، تیرے تو نام ہی سے اسے آگ لگ جاتی ہے۔ ذرا بھی پتہ چل گیا تو وہ ضرور اپنا کمینہ پن دکھائے گی۔ وہ کب تک اور ٹھہرے گی؟ کل سویرے جانے کو کہتی تھی، اس کے جانے کے بعد ہی مولا داد سے تیرے بارے میں بات کرنا ٹھیک رہے گا۔ رحیم داد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، بیدی کو میرے بارے میں کوئی شبہ تو نہیں ہوا؟ پتہ نہیں، کل تو بالکل اچانک گھس آئی تھی۔ دروازہ بھی تو کھلا رہ گیا تھا، پر میں نے اسے اپنے طور پر سمجھا بجھا دیا تھا۔ ویسے وہ ہے بہت مکار۔ ٹھیک ہے، اس کے جانے کے بعد ہی مولا داد سے بات کرنا۔ میں 2-1 روز اور یہاں ٹھہرا رہوں گا۔ ویسے یہ گھر چھپنے کے لیے ٹھیک ہے، پنڈ سے الگ ہے اور جھنگر کے پاس ویرانے میں ہے۔ ادھر دن میں بھی کوئی نہیں آتا، پر دیوا تو جلا لیا ہوتا۔ تجھے اندھیرے سے گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ میں نے جان کے دیوا نہیں جلایا، اس سے شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کوئی دیکھے تو یہی سمجھے گھر بالکل خالی ہے، اور جو کوئی چور شور آ گیا، یہاں دھرا ہی کیا ہے جو کوئی چوری کرنے آئے گا۔ رحیم داد نے کٹورا اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا کر پانی پینے لگا۔ بیگمہ نے کہا، میں تو تجھے یاد کر کے دن رات روتی تھی، کہیں دل نہیں لگتا تھا، پر تو نے بھی کبھی مجھے یاد کیا؟ کیوں نہیں یاد کیا؟ تجھے یاد نہ کرتا تو تیرے پاس آتا کیوں؟ کسی اور طرف نکل جاتا؟ رحیم داد نے پانی کا خالی کٹورا رکھتے ہوئے اس کی دلجوئی کی۔ تجھے پتہ ہی ہے، ماں اور پیو کا مرن ہوا تب تو بہت چھوٹی تھی۔ میں نے تجھے اولادوں کی طرح پالا ہے، ویسے میں بھی چھوٹا ہی تھا۔ چاچا تجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، پر میرا جی نہ چاہا تجھے اپنے سے دور رکھوں۔ جب تیرا بیاہ ہوا تو میں کتنا رویا تھا،
तुझे याद है ना? हाँ, मुझे याद है। बार बार रोता था, सब तुझे समझाते थे, पर मैं भी तो बहुत रोई थी। मैं बराबर तेरे घर आता था, तुझे अपने साथ ले आता था। तेरे आने से ऐसा लगता जैसे मेरे अंधेरे घर में उजाला हो गया। रहीमदाद बीते दिनों की राख को रेतने लगा, पर नूरा से ब्याह के बाद चाचा ने मुझे तुझसे जुदा कर दिया। मैं उन दिनों छुप छुप कर रोता था। रहीमदाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कमीज़ की आस्तीन से आंसू पोंछे। बेगमा भी रोने लगी। दोनों खामोश बैठे यादों की पगडंडियों पर भटकते रहे। कुछ देर बाद बेगमा की आवाज़ उभरी, पर नूरा भाभी तो तुझसे बहुत प्यार करती थी, उसने तुझसे धोखा क्यों किया? वो ऐसी तो नहीं थी। और जमालदीन तो तेरा बहुत गहरा यार था, हर दम तेरे साथ रहता था। सैफुल्लाह और उसके भाइयों से झगड़ा हुआ तो वो तेरे साथ जम कर लड़ा, जख्मी हुआ, जेल में भी बंद रहा। छूट गया तब भी जेल में तुझे मिलने जाता था। जब मैं तुझे मिलने जेल गई थी उस रोज़ वो भी मौजूद था। बाद में उसने ऐसा क्यों किया? यही तो मुझे दुख है। नूरा ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया कि मुझे बच्चों से भी घिन आने लगी। मैंने सबको भुला दिया, नूरा को भी, बच्चों को भी। अब तेरे सिवा मेरे दुनिया में कोई नहीं रहा। रहीमदाद की आवाज़ भर्रा गई। वो खामोश हो गया। दोनों अंधेरे में चुप बैठे रहे। ज़रा देर बाद बेगमा ने कहा, रोटी तो खा। तूने रोटी भी छोड़ दी? नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा। अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, अपने साथ ही रखूंगी। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर चाचा भी राज़ी हो जाएगा। मौलादाद उसे राज़ी कर लेगा। बेगमा ने उसे तसल्ली दी। फिक्र न कर, मौलादाद मेरी बात ज़रूर मान लेगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो कहेगा तो चाचा भी ज़रूर मान जाएगा। वैसे भी वो बहुत बूढ़ा हो गया है। चाची के मरने के बाद तो ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया। तबीयत में पहले जैसी गर्मी भी नहीं रही। पर बेदी जो मौजूद है वो ज़रूर रौला डालेगी। रहीमदाद ने खदशा जाहिर किया। वो रोज़ रोज़ थोड़ा ही आती है, महीनों बाद आती है। अब उसका पूरा टब्बर हो गया। खाराला है, 4 बच्चे हैं, उन्हें छोड़कर कैसे आ सकती है? सबको साथ लाना भी आसान नहीं। वैसे भी इसका काराला रोज़ ही बीमार रहता है। बेगमा ने रहीमदाद को मुतमईन करने की कोशिश की। कल सवेरे वो जा रही है, कई महीने बाद आएगी। तब तक तो कुछ न कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। इतने दिनों में तो बहुत कुछ हो सकता है। रहीमदाद ने उसकी तायीद की। कहती तो तू ठीक है, 3-4 महीने मिल जाएं, तब तक मैं कहीं ज़मीन भी अलाट करा लूँगा। ज़मीन अलाट करा लेगा? कैसे? तू पनागीरा तो है नहीं। बेगमा ने हैरत जाहिर की। देख लेना मैं कैसे ज़मीन अलाट कराता हूँ। उसने सिराने रखे हुए बस्ते की जानिब इशारा किया। इसमें क्लेम के कागज़ हैं, बहुत बड़ा क्लेम है, हज़ारों कल्ला ज़मीन का। कैसी बातें कर रहा है? वो और ज़्यादा हैरत ज़दा हो गई। तेरी बातें समझ नहीं आई? अभी तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा, पर जब मैं ज़मीन अलाट करा लूँगा तब खुद ही देख लेगी। मैं तुझे और मौलादाद को भी अपने पास बुला लूँगा। ऐसा हो जाए तो बेदी का बीच से कांटा ही निकल जाए। वो खुश होकर बोली। पर यह सब कुछ होगा कैसे? मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा, पर अभी नहीं। मुझे चंद महीने इत्मीनान से रहने का ठिकाना मिल जाए, फिर देखना क्या होता है। भाभी ने बुरा किया, वरना वो तेरे साथ ऐश करती। उसकी गल ना कर, रहीमदाद ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। मैं अब उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। यूं समझ ले मेरे लिए वो मर गई, उसके साथ बच्चे भी मर गए। वीरा ऐसा ना कहे, बेगमा तड़प कर बोली। बच्चे तेरे ही हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं। पता नहीं वो मेरे बच्चे हैं या जमालदीन के। रहीमदाद ने ठंडी सांस भरी। मैंने अपने कानों से नूरा को ये कहते सुना, जमालदीन से उसकी बहुत पुरानी यारी थी। ये गल उसने तुझसे कही थी? मुझे कहती तो मैं उसे जिंदा कब छोड़ता। मुझे इतना बेगैरत समझती है? रहीमदाद ने तल्ख लहजे में बताया। मैं रात को उसके घर छुप कर गया था, उसने मुझे देखा नहीं। वो तो जमालदीन से बातें कर रही थी। समझ नहीं आती, वैसी लगती तो नहीं थी।
मैं भी तेरी तरह धोखे में रहा। वो कैसी है तू सोच भी नहीं सकती। उस रात की बातें याद करता हूँ तो सीने में आग जल उठती है। रहीमदाद का लहजा और तल्ख हो गया। बेगमा ने बात बदलते हुए पूछा, तेरी अहमद कोट की ज़मीन का क्या बनेगा? गोली मारो उस ज़मीन को। थी ही कितनी? रहीमदाद ने जोश से कहा, अब तो मैं मुरब्बे अलर्ट कराऊंगा और बहुत उम्दा ज़मीन देखभाल कर लूँगा। अलाटमेंट हो जाने दे, तब तू देखना जिम्मेदारी क्या होती है। 12-14 कल्ला ज़मीन की भी कोई जिम्मेदारी हुई? रहीमदाद ने अपनी बात ख़त्म ही की थी कि दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। रहीमदाद ने झट एक बार फिर मुंह पर ढाटा बांधा, दरवाजे की जाने बढ़ा। करीब पहुंचा तो बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोल, मैं हूँ दारा। रहीमदाद ने कुंडी खोली। दारा अंदर दाखिल हुआ। रहीमदाद ने ताज्जुब से कहा, तूने तो सवेरे आने का कहा था, अब कैसे आ गया? मैं तेरे लिए रोटी लाया था। उसने कपड़े में लिपटी हुई रोटियां उसकी तरफ बढ़ाईं। रहीमदाद ने खाना नहीं लिया। मैं तो रोटी खा चुका। उसे अपने साथ ही ले जा, मुझे अब कुछ नहीं खाना। दारा ने धुंधली रोशनी में चारपाई पर बैठी हुई बेगमा को गौर से देखा और पहचान भी लिया, मगर कुछ बोला नहीं। चंद लम्हे गुमसुम खड़ा रहा, फिर रहीमदाद से बाहर आने का इशारा करते हुए बोला, मेरे साथ बाहर आ, तुझसे बात करनी है। रहीमदाद उसके हमरा चला गया। बाहर गहरा सन्नाटा था, अंधेरा हर तरफ फैला था। दारा ने राजदारी के अंदाज में दबी जबान से कहा, तूने तो कहा था मौलादाद तेरे पास आएगा, पर ये तो बेगमा है, वही है ना? हाँ वही है, रहीमदाद ने बताया। मेरे लिए रोटी लेकर आई थी, पराठे थे, तला हुआ कुकुड़ था। मैंने सारी रोटी नहीं खाई, तेरे लिए रख छोड़ी है। जी चाहे तो अभी खा ले, नहीं तो सवेरे खा लेना। मैं रोटी खाकर आया हूँ, अब बिल्कुल भूख नहीं है। पर मौलादाद तेरे पास क्यों नहीं आया? वो दिन ढले अपनी फसलों की वाढ़ी के लिए लावी लेने चक 19 चला गया। रात देर से लौटेगा, इसलिए नहीं आया। तुझे किसने बताया मौलादाद चक 19 गया है? दारा ने हैरत का इजहार किया। मैंने थोड़ी देर पहले उसे अपने जिम्मेदार की हवेली में देखा था। तू कहता है वो दिन ढले चक 19 चला गया? मुझे तो यही मालूम हुआ था। रहीमदाद भी हैरतज़दा हो गया। तेरी इससे कोई गलबात तो नहीं हुई? नहीं, दारा ने इनकार में गर्दन हिलाई। दबी जबान से बोला, मुझे सच सच बता दे, असल मामला क्या है? बेगमा से तेरी यारी है, तब भी मैंने क्या लेना? हर बार ऐसी गल क्यों करता है? रहीमदाद झुंझला गया। मेरी बात का एतबार क्यों नहीं करता? तू कैसा बंदा है? नाराज न हो। दारा नरम पड़ गया। मैं तो तेरे ही भले की कह रहा हूँ। अगर कोई ऐसी गल है तो मैं तेरी मदद ही करूँगा। उसने तामुल किया। मुझे तो ये डर है कोई गड़बड़ न हो जाए, तू किसी मुश्किल में न पड़ जाए। दारा, मैंने तुझे अपना यार कहा है, तुझसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, सब कुछ सच सच बता दूंगा। पर जो तू सोच रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। रहीमदाद ने उसे समझाने की कोशिश की। तू ठीक ही कहता होगा। उसने रहीमदाद से उलझने की कोशिश नहीं की। अब मैं चलूँगा, सवेरे आऊँगा। रहीमदाद खामोश रहा। दारा आगे बढ़ गया। रहीमदाद घर में वापस आ गया। उसने कुंडी लगाई और बेगमा के पास पहुँच गया। उसने पूछा, दारा बाहर गली में तुझे क्या कहता था? उसने अजब गल बताई। तू कहती है मौलादाद चक 19 चला गया। दारा कहता है वो उसे जिम्मेदार की हवेली में थोड़ी ही देर पहले मिला था। बेगमा भौंचका होकर बोली, मुझसे तो वो यही कहकर गया था, तब तक सूरज भी नहीं डूबा था। मैंने तेरे लिए रोटी तैयार की, नहाई, कपड़े बदले और अंधेरा होते ही यहाँ आ गई। मौलादाद ने तुझसे झूठ क्यों बोला? पता नहीं, वो बदस्तूर हैरतज़दा थी। वो मुझसे झूठ तो नहीं बोलता। हो सकता है चक 19 जाते हुए कोई काम याद आ गया और वो जिम्मेदार के पास चला गया। ऐसा ही होगा। अब तुझे जाना चाहिए। मौलादाद घर पहुंचा और तुझे वहां न पाया तो जाने क्या सोचे। ठीक ही कह रहा है, मुझे अब चलना चाहिए। बेगमा भी जाने पर आमादा हो गई। मैं आज ही रात मौले से गलबात करूंगी। फिक्र न कर, वो मेरी बात मान जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक ही होगा।
رحیم داد نے بچا ہوا کھانا کپڑے میں لپیٹا اور اسے چنگیری میں رکھ کر چھینکے پر لٹکا دیا۔ واپس آیا تو بیگمہ کھڑی ہو چکی تھی۔ رحیم داد نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ مولا داد اور چاچا کو راضی کر لیا تو میں تیرے ساتھ ہی رہنے کو آ جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوگا، بیگمہ نے اسے یقین دلایا۔ آگے جو کچھ کرنا ہے وہ مجھ پر چھوڑ دے۔ ہاں، تجھے یہ کام کرنا ہے۔ میں تو ہر طرح کوشش کروں گی میرا بچھڑا ہوا ویر میرے پاس آ جائے۔ بیگمہ نے مسکرا کر کہا، میں کتنی خوش ہوں تجھے بتا نہیں سکتی۔ بچے بھی اپنے ماما کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ کبھی کبھی تو تجھے بہت یاد کرتے ہیں۔ تیرے آنے سے میرے گھر میں جیسے روشنی آ جائے گی۔ ہائے، کتنا چنگا لگے گا۔ دونوں دروازے کی جانب بڑھے۔ رحیم داد نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، مگر دروازہ کھولتے ہی وہ سٹپٹا کے رہ گیا۔ سامنے مولا داد کھڑا تھا۔ دھندلی روشنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ہاتھ میں لمبی کلہاڑی دبی تھی۔ وہ جھپاک سے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے اللہ داد بھی اندر آ گیا۔ مولا داد ہانپنے کے انداز میں گہری گہری سانس بھر رہا تھا۔ اس نے بیگمہ کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ بیگمہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں مولا داد سے پوچھا، یہاں کیسے آ گیا؟ مولا داد نے چند لمحے خاموش رہ کر تھیکے لہجے میں کہا، مجھے پتہ چل گیا تھا تو یہاں اپنے یار سے ملنے آئی ہے۔ اس نے رحیم داد کی جانب قہرآلود نظروں سے دیکھا۔ یہ کل رات بھی میرے جانے کے بعد چھپ کر تیرے پاس آیا تھا۔ بیگمہ نے مڑ کر اللہ داد کو دیکھا، پھر اٹکتے ہوئے مولا داد سے کہا، کیسی گل کر رہا ہے؟ مولے، تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ مجھے سب پتہ ہے، بیدی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے تیرے یار کو کل رات ہی دیکھ لیا تھا۔ مولا داد نے ترش روی سے کہا، تو نے اسے کمرے میں چھپا دیا تھا۔ وہ جھوٹ بولتی ہے۔ بیگمہ نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ آرام سے بیٹھ، میں تجھے سب کچھ بتا دوں گی۔ بیدی جھوٹ بولتی ہے، دارا بھی جھوٹ بولتا ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں، صرف تو سچی ہے۔ وہ غصے سے چیخنے لگا۔ رحیم داد نے کہا، مولے، تجھے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ داد نے اسے ڈانٹا، بکواس نہ کر۔ مولا داد تیزی سے جھپٹا۔ اس نے بیگمہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اس زور سے دھکا دیا کہ وہ چارپائی پر جا کر گری۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، گڑ گڑا کر بولی، میری گل تو سن مولے۔ اس نے رحیم داد کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، یہ مگر مولا داد نے اسے پوری بات نہیں کہنے دی۔ غضبناک ہو کر کلہاڑی چلائی، ہاتھ بھرپور پڑا۔ کلہاڑی بیگمہ کی گردن کاٹتی ہوئی اندر اتر گئی۔ بیگمہ کے منہ سے دلدوز چیخ نکلی۔ مولا داد ایک کے بعد دوسرا وار کرتا رہا۔ کلہاڑی نے بیگمہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ رحیم داد ہکا بکا کھڑا رہا، پھر تیزی سے لپکا اور مولا داد کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ مولا داد اس کی جانب پلٹا۔ اس کے سر پر خون سوار تھا۔ اس نے رحیم داد پر بھی کلہاڑی سے وار کیا، مگر رحیم داد جھکائی دے کر صاف بچ گیا۔ مولا داد نے دوسرا وار کرنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی۔ رحیم داد نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، مولے، تو نے بہت برا کیا، میری گل سن۔ مگر مولا داد نے ایک نہ سنی۔ اس نے کلہاڑی سے وار کرنا چاہا۔ رحیم داد نے جھپٹ کر کلہاڑی پکڑ لی، جھٹکا دیا اور کلہاڑی چھین لی۔ اسی وقت اللہ داد نے اس پر ڈانگ سے وار کیا۔ رحیم داد نے سر اس طرح جھکایا کہ وار خالی گیا، مگر مولا داد نے رحیم داد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے تڑاک سے رحیم داد کے منہ پر تھپڑ مارا اور کلہاڑی چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ اب رحیم داد بھی غصے سے بے قابو ہو چکا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا، کلہاڑی سنبھالی، مولا داد پر وار کیا۔ کلہاڑی کندھا کاٹتی ہوئی اندر اتر کر پھنس گئی۔ مولا داد کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی۔ وہ خون میں لت پت ہو کر زمین پر تڑپنے لگا۔ رحیم داد اس کی جانب متوجہ ہوا تو اللہ داد نے پھر ڈانگ سے وار کیا۔ رحیم داد نے بچنے کی کوشش کی، مگر بچتے بچتے بھی ڈانگ اس کے بائیں بازو پر لگی۔ رحیم داد تلملا کے رہ گیا۔ اس نے اچھل کر اللہ داد کے سینے پر لات ماری۔ وہ دور جا گرا، ڈانگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ رحیم داد نے اسے جھپٹ کر اٹھا لیا۔ اللہ داد اٹھ کر رحیم داد پر جھپٹا، مگر رحیم داد نے اسے قریب نہیں آنے دیا۔ گھما کر ڈانگ کا ہاتھ چلایا، ڈانگ اللہ داد کے سر پر لگی۔ اس کا سر پھٹ گیا، خون بہہ کر چہرے پر آ گیا۔ وہ زمین پر گر گیا۔ رحیم داد بڑھ کر بیگمہ کے پاس گیا، مگر وہ دم توڑ چکی تھی۔ مولا داد زمین پر پڑا سسک رہا تھا اور اللہ داد بے ہوش تھا۔
رحیم داد خاموش کھڑا زور زور سے ہانپتا رہا، تینوں کو جلتی بجھتی نظروں سے دیکھتا رہا، مگر اب وہاں ٹھہرنا خطرناک تھا۔ رحیم داد نے کلیم کے کاغذات کا بستہ اٹھایا، بیگمہ کی لاش کے پاس گیا، جھک کر اس کی پیشانی چھومی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو ابل پڑے۔ وہ ہاتھ سے آنسو پہنچتا وہ گھر سے باہر آیا۔ رحیم داد تیزی سے ایک طرف بڑھا، مگر اس سمت سے آہٹ سنائی دی۔ اس نے راستہ بدل دیا۔ اندھیرے میں اسے دارا کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، ٹھہر جا، میری گل سن لے، مگر رحیم داد نہیں ٹھہرا۔ تیزی سے قدم اٹھاتا جھنگر کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا کہ اسے اپنی پشت پر چاپ سنائی دی، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر راستہ بدلا، کھیتوں کی جانب بڑھا اور ان میں گھس کر ایک پگڈنڈی پر دوڑنے لگا۔ ڈھولا امیر خان کی حدود سے نکل کر باہر آیا تو وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، لیکن وہ رکا نہیں، آگے اور آگے بڑھتا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے سڑک پر چل رہا تھا۔ سڑک سنسان تھی اور رات کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے خبر نہ تھی کہ کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، نہ اس کی کوئی منزل تھی نہ ٹھکانہ۔